हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। अब कहिएगा 5 क्या? ये तो हमारे जो बिहार बोर्ड भूगोल हैं उसमें 6 नंबर पर है, लेकिन अभी नया सिलेबस चेंज हुआ है तो नया सिलेबस में ये कितने नंबर पर आ गया है? 5 नंबर पर आ गया है। ठीक है, चलिए 5 समझिए या 6 समझिए। पढ़ना में द्वितीयक क्रियाएं। इससे पहले आपने कल पढ़ा, यानी पिछले दिन आपने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाओं के बारे में कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आपने देखा था कि जितने भी हम लोग कृषि करते हैं, आखेटन है, पशुपालन है, ये सारी क्रियाएं जहां पर हम लोग केवल उत्पादन करते हैं तो ये कहलाती थी प्राथमिक क्रियाएं। यहां तक किसी को डाउट? अब चलेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग द्वितीयक क्रियाएं क्या है। थोड़ा सा पहले हम लोग चैप्टर का परिचय देख लें, लेकिन इस चैप्टर में मूल रूप से हमको पढ़ना क्या है कि द्वितीयक क्रियाएं क्या है। आप जो कुछ भी उत्पादन करते हैं प्राथमिक क्रियाएं में, उससे एक उपयोगी वस्तु बनाते हैं। प्राथमिक वस्तु से उपयोगी वस्तु बनाते हैं, चाहे वो तकनीक की सहायता से उद्योग में हो या हाथ की सहायता से हो, उसका रूप बदल करके एक नई तकनीक से नया चीज बनाते हैं ना, तो वो कहलाता है द्वितीयक क्रिया। जैसे समझिए, आप गेहूं लेते हैं, गेहूं का उत्पादन आप खेतों में करते हैं तो ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। लेकिन उसी गेहूं से अगर आप आटा तैयार कर लेते हैं, उसी से आप मैदा सुज्जी तैयार कर लेते हैं, ये क्या है? द्वितीयक क्रिया है। समझ में आ रही बात? चलिए, इसी तरह से आप गन्ना उत्पादन की, ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। लेकिन इसी गन्ने से अगर आप गुड़ यानी मिठा और चीनी तैयार करते हैं, ये द्वितीयक क्रियाएं हैं। क्लियर? जैसे कपास है, कपास से आपने धागा तैयार किया, धागा से आपने कपड़ा तैयार किया, ये क्या है? प्राथमिक क्रिया से द्वितीयक क्रिया में परिवर्तन। यानी कपास उत्पादन प्राथमिक क्रियाएं और धागा का निर्माण और कपड़े का निर्माण, ये क्या है? द्वितीयक क्रिया। यही हमको इसमें मूल रूप से पढ़ना है। इसके अलावा इनमें हम लोग पढ़ेंगे कि उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग का प्रभावित करने वाले कारक और उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बस छोटा चैप्टर है, ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि हमें क्या पढ़ना है मेरे भाई? तो द्वितीयक क्रियाएं क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई द्वितीयक क्रिया क्या है, तो क्या बताओगे? तो बताओगे द्वितीयक क्रिया वह है, द्वितीयक क्रिया वह है जिसमें प्राथमिक क्रियाओं को तकनीक की सहायता से हो या किसी यंत्र की सहायता से हो या किसी हाथ की सहायता से, जब हम उसका रूप बदल लेते हैं, रूप बदलकर किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, तो वही कहलाती है द्वितीयक क्रिया। और इनमें हम लोगों को पढ़ना क्या है कि विनिर्माण क्या है। आपसे पूछा जाए विनिर्माण क्या है, इसके अलावा उद्योग के स्वामित्व के आधार पर, पूंजी के आधार पर, आकार के आधार पर, ये उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब बातों में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि द्वितीयक क्रियाएं क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई द्वितीयक क्रियाएं क्या है, तो क्या बताओगे? तो जब कोई मनुष्य अपने कार्य कुशलता की सहायता से या तकनीक का उपयोग कर किसी प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करता है? उपयोगी वस्तु में निर्माण में बदल देता है। कोई प्राकृतिक वस्तु है और उसको उपयोगी बना देता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग द्वितीयक क्रियाएं। क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक क्रियाएं। जैसे अभी आपने देखा गन्ने से चीनी का निर्माण, रुई से आपने धागा का निर्माण, या जो भी है वो क्या है? द्वितीयक क्रिया है। चलते हैं आगे। अब आपसे पूछा जाए कि भाई विनिर्माण क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो वही आप अभी जो पढ़ रहे थे, विनिर्माण का मतलब हुआ, मूल रूप से इसका अर्थ होता था हाथों से बनी हुई चीजें। हम लोग पहले के समय में क्या होता था कि हमारे पास कोई तकनीक नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे? हाथों से अपनी कोई वस्तु का निर्माण करते थे, तो वही कहलाता था विनिर्माण। लेकिन अब क्या होने लगा है कि हाथ की जगह पर हम लोगों ने क्या किया है? मशीन बनाना शुरू कर दिया। अन्य प्रकार की चीजें, श्रम और औजार, मशीन इत्यादि का प्रयोग करके हमने नए नए वस्तु का निर्माण करना शुरू किया। यही कहलाता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं अपनी हाथों से, वो भी क्या है?
विनिर्माण है। या आप कोई मशीन से कोई सामान बना रहे हैं, वो भी क्या है, विनिर्माण है। तो विनिर्माण समझ गए, चाहे वो श्रम की सहायता से हो, कोई तकनीक की सहायता से हो, कोई मशीन की सहायता से किसी कच्चा माल को उपयोगी वस्तु बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। क्लियर। अब चलते हैं, देखिए विनिर्माण स्वयं के लिए भी हो सकता है या बेचने के उद्देश्य से भी हो सकता है। यानी आप अपने लिए भी कर सकते हैं या मान लीजिए बेचने के उद्देश्य से भी कर सकते हैं। जैसे अब पहले के समय की बात कर लीजिए, पहले क्या होता था कि गांव घर में जो औरतें होती थी वह अपने चक्की जो होती थी ना, वो जांता जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें जो है गेहूं पीसती थी और तब अपना रोटियां बनाती थी, वो अपने के लिए करती थी। लेकिन आज वही चक्की मशीन बड़ी बड़ी आ गई है और उसी गेहूं का उत्पादन हम बेचने के लिए भी करते हैं, तो भी विनिर्माण है। जब हम लोग गेहूं से आटे तैयार करते थे अपने यूज के लिए, तो विनिर्माण। और अभी हम लोग उसी को बड़े फॉर्म में लगा करके कर रहे हैं, तो भी क्या है, विनिर्माण। क्लियर। इसी तरह से विनिर्माण के बाद वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यानी कोई भी विनिर्माण जब होता है तो उसके बाद ना उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक उदाहरण समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप मवेशी पालते हैं, चलिए उसका दूध निकालें, ये हो गई प्राथमिक क्रिया। लेकिन जैसे अब वो मार्केट में बेचने जाइएगा तो उसकी कीमत होगी आज के समय में 40 रुपया 50 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन उसी का हमने निर्माण कर दिया, उसी का हमने दही निर्माण कर दिया, उसी का हमने मिठाइयाँ निर्माण कर दी, अब पनीर बना दिया। अब उसको जब बाजार में बेचेंगे तो सामान्य दूध बेचने से ज़्यादा कीमत मिलती है पनीर की। अब वहाँ पर पनीर का कीमत, दूध का कीमत हो जाएगा 60-70 रुपये केजी के हिसाब से। समझ रहे ना। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे विनिर्माण करते हैं तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं कि मान लीजिए धागा जैसे हम लोग लेते हैं, तो रुई लीजिए, रुई आप उत्पादन करते हैं, तो रुई की कीमत अगर बाजार में देखिएगा केजी के हिसाब से तो 70 रुपये 80 रुपये केजी मान लीजिए मिल रहा। लेकिन जैसे उसकी धागा बना देते हैं तो उसकी कीमत थोड़ा सा और बढ़ जाती है। उसी धागे से अगर हम लोग कपड़ा का निर्माण कर दें तो उससे भी क्या हो जाता है, और कीमत बढ़ जाती है। तो आपने क्या समझा कि विनिर्माण करने से वस्तु के कीमत में बहुत वृद्धि हो जाती है, माने बढ़ जाता है उसका कीमत। इसमें उच्च तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब देखिए विनिर्माण करने के लिए हाथ से भी उपयोग होता है, माने हाथ से भी हम लोग बना लेते हैं, और कभी कभी उच्च तकनीक का भी हम लोग उपयोग करते हैं। समझ रहे ना। तो अब उच्च तकनीक क्या सुनिएगा, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग अभी हमने बताया कि पहले हम लोग गन्ना का उत्पादन करते थे, तो गन्ना से केवल ना हम लोग मिठा तैयार करते थे, गुड़, वो साधारण मशीनें से उपयोग हो जाती थी, बन जाती थी। लेकिन अब उच्च तकनीक आ गई है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, चीनी तैयार करते हैं। यही तो है विनिर्माण ही है, चीनी का निर्माण भी विनिर्माण, और गन्ने से गुड़ का निर्माण वो भी विनिर्माण है, लेकिन वहां पर उच्च तकनीक का उपयोग हो रहा है। क्लियर। तो आपने क्या समझा कि विनिर्माण में याद रखेंगे यह अपने लिए भी होता है, दूसरे बेचने के उद्देश्य से भी। विनिर्माण के बाद कीमत बढ़ जाती है और इसमें उच्च तकनीक का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता। अब देखिए आधुनिक समय में क्या हो रहा है कि हर लोग चाहता है कि हमारा व्यापार बढ़े, और आधुनिक तरीके से ना अपने निर्माण को बढ़ा रहा है, हर कोई चाह रहा है। तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं, तो नंबर है उत्पादन की विधि। अब देखिए आप कोई भी उत्पादन अगर कर रहे हैं तो उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, सबसे पहले उत्पादन की विधि, कि आप किस प्रकार वस्तु को किससे कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ये बात पर निर्भर करती है उसकी प्रोडक्ट की कीमत। जैसे अगर मान लीजिए आप छोटा स्तर पर अगर उत्पादन कर रहे हैं तो आपकी कीमत ना थोड़ा सा ज्यादा होगी, और जब ये बड़े स्तरों पर आप उत्पादन करेंगे तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। अब एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि एक हमने आटा तैयार करने वाली एक मशीन हमने लगाया जिसको आटा चक्की कहते हैं। अब वो हमारी 1 घंटे में 1 लीटर तेल खाती है और उत्पादन कितना करती है, तो 70 केजी आटे को गेहूं को निकाल देती है। तो 70 केजी 1 घंटे में अगर हमारी मशीन 1 लीटर खाती है तेल, तो खपत कितनी हुई, 100 रुपया, और उत्पादन हुआ 70 केजी, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 पैसे प्रति मतलब उसका
नहीं सॉरी 70 केजी हुआ तो 1 रुपया 30 पैसा या 50 पैसा ही रखिए, 1.5 रुपया हमारी पर कीमत लगी पिसाई का खर्च। ठीक है, अब आप बड़े मशीन में चले जाइए। अब बड़ा मशीन है तो वहां पर क्या है कि वो 1 घंटे में 5 लीटर खाती है, लेकिन 7 कुंटल उत्पादन करती है, पीस करके निकाल देती है। तो वहां पर जो उत्पादन होगी उसकी, तो वो पिसाई खर्चा उसको पड़ता है 60 पैसे। अब 60 पैसे वहां पड़ रहा, हम लोगों को 1.5 रुपये पड़ रहा। अब हम उसी चीज को बाजार में अगर बेचने जाएंगे तो हम 1.5 रुपया जोड़ करके तब बेचेंगे, जबकि बड़ी कंपनियां जो होगी वो क्या करेगी, 60 पैसा ही जोड़ेगी। देखिएगा गिर जाएगा, केवल कुछ ज्यादा खिसकाइएगा। तो वह क्या है कि जैसे वो बेचेगी तो क्या होगा कि उसका उत्पाद सस्ता होगा। यही आपसे कह रहा है कि विनिर्माण को प्रभावित करने वाले हैं उत्पादन की विधि, या आप किस उत्पादन से कर रहे हैं। अगर ज्यादा कर रहे हैं तो फिर ज्यादा आपको कीमत सस्ता पड़ेगा, कम कर रहे हैं तो फिर महंगा पड़ेगा। अगला है यंत्रीकरण। उत्पादन करने के लिए आप किसी यंत्र का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे यंत्र का उपयोग कीजिएगा तो यंत्रीकरण के कारण क्या होता है समझना, कि या तो वस्तु सुंदर बनती है, बर्बादी कम होती है, और खर्च लागत जो है ना वो क्या होता है, कम होता है। जैसे हाथ से अगर कोई सामान बनाइएगा तो वो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन वही मशीन से अगर बनाइएगा तो वो क्या होगा, सस्ता होगा। तो फिर वहां पर आप बाजार में आप बेचने के लिए जब जाइएगा तो बहुत सारी कंपटीशन में फेस करनी होती है, क्योंकि विनिर्माण है, उत्पादन आपकी सस्ती होनी चाहिए तभी तो आपका बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप ने यंत्रीकरण का उपयोग करेंगे। यानी जब यंत्रीकरण का मतलब हुआ कि जब किसी बड़े फॉर्म में उत्पादन करने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग यंत्रीकरण। और यंत्रीकरण होने से वस्तु क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, वस्तु सुंदर भी होता है और बर्बादियां कम होती है। क्लियर। अब आगे चलेंगे। प्रौद्योगिकीकरण क्या है, इसमें उत्पादन के लिए नया मशीन द्वारा वस्तु तैयार किया जाता है। देखिए एक यंत्रीकरण है, मैंने छोटे छोटे यंत्र लगाए, हाथों से चलने वाले यंत्र लगाए, लेकिन प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है। एक जब आप बड़ी कोई काम करने के लिए जाइएगा ना तो आपसे पूछेगा क्या मैनुअल चाहिए या ऑटोमेटिक चाहिए। भाई मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या, नहीं समझे। हमने भी एक उद्योग लगाया, तो उद्योग लगाया तो हमने फोन किया तो कहा कि आप मैनुअल लीजिएगा या ऑटोमेटिक। तो हमने पूछा भाई मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेटिक। देखिए का मशीन ही है, लेकिन आप उसको हाथ से संचालित कीजिएगा, अपने से प्रेस कीजिएगा तब वो काम करेगा। ऑटोमेटिक क्या है कि टाइमिंग सेट कर दीजिए, वो खुद ब खुद करते रहेगी, आपको छूने की जरूरत नहीं, करंट दे दीजिए उसमें और आप प्रोडक्ट लगा दीजिए, वो खुद ब खुद चलते रहेगी टाइमिंग के साथ। तो हमने ऑटोमेटिक लिया। अब क्या करते हैं, हम उसको 6 सेकंड पर सेट कर दिए, 6 सेकंड बाद खुद वो अपना शुरू रिप्रोडक्शन कर देती है, रिप्रोडक्शन कर देती है, हमें छूने की जरूरत नहीं होती है मशीन। तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक। तो ऐसे यंत्र को जब लगाया जाता है तो वह कहलाता है प्रौद्योगिकी, लेकिन जब हाथ से चलाते हैं तो कहलाता है यंत्रीकरण। समझ रहे हैं बात, यही है यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी। आगे है अनियमित भौगोलिक। अब देखिए उद्योग जब आप लगाते हैं तो उद्योग लगाने के लिए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पर उद्योग हम लगाएं ताकि हमारा उत्पाद सस्ता भी हो, अच्छा भी हो। गौर करके देखिएगा, पूरे भारतवर्ष का अगर नक्शा तैयार कीजिएगा तो पूरा भारतवर्ष में उद्योगों को अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं आपको बहुत सारा उद्योग नजर आएगा कि बहुत सारे एक ही जगह पर बहुत सारा उद्योग है, कहीं बिल्कुल ही उद्योग नहीं है। तो ये कौन प्रभावित करता है, ये भौगोलिक स्थिति प्रभावित करती है। जैसे आप अपने बिहार की बात लीजिए, अगर बिहार में देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योग नहीं है और बड़ी बड़ी कंपनियां आने के लिए भी तैयार नहीं होती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसका मेन कारण है बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होती है, तो बड़ी कंपनियां जो है ना वो सोचती है कि जब हम वहां उद्योग लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारी बाढ़ से ना कम से कम 2 महीना प्रोडक्शन बंद रहेगी, 3 महीना प्रोडक्शन बंद रहेगी। तो फिर ऐसी स्थिति में हम कर्मचारियों को कहां से वेतन दे पाएंगे। इसीलिए ना वह हमेशा वो चाहती है कि हम बिहार नहीं जाएं। क्यों, क्योंकि उसे उत्पादन में बहुत कठिनाइयां होगी। अब जैसे देखिए ना, बिहार का भी हमने कल चर्चा किया था आप लोगों के साथ, मैंने आप लोग नहीं और दूसरे बच्चों के साथ। बिहार की स्थिति क्या है समझिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूं, समझिए। ये हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार इस तरह का है। उत्तर में नेपाल है, नेपाल ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचा है। और दक्षिण में झारखंड है, तो ये भी क्या है, पठारी क्षेत्र है। नेपाल से जो पानी आती है वो पहाड़ है तो नीचे उतरेगी तो बिहार में आएगी। और झारखंड की भी जो नदियां जितनी भी है वो भी उतर के किधर आती है, क्योंकि उधर पठार है, ऊंचा है। तो बिहार तो नीचा वाला जगह है, तो स्वाभाविक सी तो पनिया आएगी करेगी, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितनों बाढ़ नियंत्रण कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने उड़ने का नहीं है। बिहार में तो पानी आएगा ही मेरे भाई, आएगा। क्या है कि
उत्तर में नेपाल, तो उत्तर में नेपाल है तो ऊंचा जगह है, पहाड़ है, तो वहां की जितनी नदियां हो स्वाभाविक से नीचे उतरेगी, तब बिहार से होकर गुजरेगी। और इधर दक्षिण में झारखंड, उधर की जितनी भी नदियां हैं सब कहाँ उतरेगी, तो बिहार में ही उतरेगी, क्योंकि उधर पठार है तो पठार ऊंचा है तो इधर उतरेगी। तो दो। और तीसरा, हमारी बनावट पृथ्वी की इस तरह की है कि पश्चिम में जो हमारी उत्तर प्रदेश है उधर से भी जितनी नदियां हैं वह हमारी तरफ ही उतरती है, क्योंकि पश्चिम वाला भाग उत्तर प्रदेश ऊंचा है और बिहार नीचा है। बनावट ही उस तरह का पृथ्वी का बनावट है। अब सब तीन तरफ से तो पनियां हमारे बिहार में ही उतरती है, तो बाहर तो आएगा ही ना आएगा, कितनों रोको उससे क्या फर्क पड़ता है, आएगा ही आएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बिहार की स्थिति, अब यही कारण ना हमें भौगोलिक दशा जो है ना प्रभावित करती है। यही कारण आपको मिलेगा तो कहीं बहुत सारे उद्योग मिलेंगे, कहीं बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो चल रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि बड़े स्तरों पर उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 उत्पादन की विधि, दूसरा है यंत्रीकरण, तीसरा है प्रौद्योगिकी, चौथा है भौगोलिक स्थिति। इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, परीक्षा में इतना लिख दीजिएगा ना तो आपका सारा क्लीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। आगे सुनिएगा, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब आप जो उद्योग लगाते हैं तो उद्योग लगाने पर ना कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन कारक हैं, तो नंबर 1 याद रखिएगा, भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। यानी उद्योग प्रभावित करने वाले कारक में है भौतिक कारक, कि भौतिक कारक जब मिलेगा तभी आप वहां पर उद्योग लगा सकते हैं। और दूसरा है मानवीय कारक, कुछ मानवीय स्थिति है वो भी हमारे उद्योग को प्रभावित करती है। अब कौन कौन से हैं सुनिएगा, बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पढ़ते हैं हम लोग भौतिक कारक कौन कौन है, तो भौतिक कारक में ध्यान दीजिएगा। चलिए, भौतिक कारक कौन है, कच्चे माल की उपलब्धता। अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है कि वहां पर कच्चा माल नजदीक में होनी चाहिए। अगर नजदीक में कच्चा माल नहीं है तो आपकी उत्पादन बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए कोई भी उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले ना ध्यान रखना होता है कि हम उद्योग में जिन कच्चा माल का उपयोग करेंगे वह हमारी नजदीक में होनी चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण देखिए, आपने क्या सुना होगा, 1907 में जमशेद जी टाटा वो मुंबई छोड़कर झारखंड के उन पहाड़ी क्षेत्रों में, जमशेदपुर जब उस समय जंगल था, आखिर वहां उद्योग क्यों लगाया, कभी गौर किया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर मुंबई की चकाचक दुनिया को छोड़कर वो क्यों आ गए झारखंड के पठारी क्षेत्रों में? तो उन्होंने उद्योग लगाने के लिए उन्होंने सोचा था कि उद्योग के कच्चा माल क्या क्या है भाई, लौह इस्पात उद्योग उन्होंने लगाया। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या था, तो पहला कोयला था, दूसरा क्या था, लोहा था, लोह, तीसरा क्या था, मैग्नीज, और चौथा क्या था, पानी। क्लियर? साथ साथ सस्ते मजदूर। तो इन्होंने क्या देखा कि सबकी दूरी माप ली कि लोहा का खान भाई यहाँ है, कोयला यहाँ है, मैग्नीज यहाँ है और पानी यहाँ है। तो इन्होंने तीनों के बीच में लगाया ताकि जो है हमें सबको आसानी से हम लोगों को मिल सके और उद्योग आसानी से चल सके। क्लियर? अगर यही कोयला को ढो करके अगर लंबी दूरी ले जाना पड़ेगा तो हमें क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। लोहा को ढो करके लंबी दूरी ले जाना पड़ेगा तो महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने सोच कर लगाया था ताकि बीच में रहेंगे हम तो चारों तरफ से आने में आसानी होगी, तो हमको ज्यादा ढुलाई खर्च नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए उद्योग को कच्चा माल के नजदीक में लगाना होता है ताकि ढुलाई खर्च कम हो या उत्पादन प्रभावित ना हो। एक और उदाहरण देंगे, दूसरा समझिए कि मान लीजिए आप एक चटनी उद्योग खोल रहे हैं, टमाटर चाहे गन्ना ही उद्योग लीजिए, चलिए चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, गन्ना। अब गन्ना आपके यहाँ है नहीं तो आप क्या करेंगे, गन्ना मंगवाएंगे कहीं और से क्या? अब मान लीजिए यहां से आप 500 किलोमीटर दूरी से मंगवा रहे हैं, 500 किलोमीटर, और कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर से मंगवा रहा है, कोई उद्योग वाले 50 किलोमीटर से मंगवा रहे हैं और आप 500 किलोमीटर से मंगवा रहे हैं, तो आपका ढुलाई खर्च क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा।
तो उत्पादन आपकी महंगी होगी, और कोई 50 किलोमीटर से मंगवा रहा है तो उसकी उत्पादन क्या होगी, सस्ती होगी। तो फिर जैसे उत्पादन सस्ती होगी, क्योंकि भाड़ा तो लगेगा ही ना आपको लाने का, तो ऐसी स्थिति में क्या आप अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, एक नंबर। दूसरी नंबर बात ये भी होगी कि गन्ना जो है ना सूखने की चीज है। मान लीजिए 500 किलोमीटर से अगर आप आ रहे हैं, हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन आपकी गाड़ियां धूप में रह गई, तो गन्ने का ना रस कम हो जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर उत्पादन आपको कम होगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए जब भी हम उद्योग लगाते हैं तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना होता है कि कच्चा माल वहां उपलब्ध है कि नहीं है। कच्चे माल उपलब्ध होगा तभी हम उद्योग लगाते हैं। चलते हैं, दूसरा है अनुकूल जलवायु। कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए ना ध्यान रखना होता है कि वहां की जलवायु अनुकूल है कि नहीं है उस उद्योग के लिए, तभी लगाया जाता है। अगर उस उद्योग के लिए अगर अनुकूल नहीं है तो आप नहीं लगा सकते, समझे नहीं। चलिए समझते हैं। देखिए कपड़ा उद्योग मान लीजिए हम लगाना चाहते हैं, हमको मन हुआ कि हम बिहार में कपड़ा उद्योग लगा रहे हैं। यहाँ हमारी जमीन थी बहुत ज्यादा, हमारे पास पूंजी है, हमारा एरिया है, तो हमने सोचा कि यहीं लगाते हैं। लेकिन जब हमने बात किया, सोचा, तो उन्होंने कहा कि देखिए कपड़ा के उत्पादन के लिए, माने जब धागा आप तैयार करेंगे तो धागा तैयार करने के लिए जलवायु चाहिए कितना, तो मात्र 20 डिग्री तापमान। कितना चाहिए, 15 से 20 25, इससे ज्यादा तापमान नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिहार में लगाइएगा तो बिहार का तापमान रहता है 35 से 40। कितना तापमान रहता है, कम से कम मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, कम से कम इन 6-7 महीना जो है वो कितना तापमान रहता है, 35 से 40 डिग्री। अब वैसी स्थिति में क्या होगा जानते हैं कि धागा जैसे बनेगी बीच में टूट जाएगी, धागा बनेगी टूट जाएगी। अब वो कपड़ा जो है ना क्या होगा, आपको छिद्र छिद्र जैसा हो जाएगा, क्योंकि धागा टूटेगा बनते समय। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, वो महंगा पड़ेगा, लॉसिंग ज्यादा होगा, तो फिर आपका उद्योग नहीं चल पाएगा। इसीलिए ध्यान रखना होता है कि आप जिस उद्योग को लगा रहे हैं वहां के लिए वो जलवायु सही है या नहीं है। क्लियर। तो हमने देखा भौतिक कारक में 2, पहला है कच्चे माल और दूसरा है अनुकूल जलवायु। तीसरा है शक्ति के साधन, यानी उद्योग को चलाने के लिए ना सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि जनरेटर से अगर चला रहे हैं या सौर ऊर्जा से चला रहे हैं तो वो उत्पाद आपका महंगा होगा, और आप किससे चला रहे हैं, अगर बिजली से चला रहे हैं तो वो सस्ता होगा। सरकार की सस्ती बिजली होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका उत्पाद सस्ता होगा। अगर मान लीजिए आप बिजली से अगर उत्पादन कर रहे हैं तो सस्ता होगा, इसीलिए सस्ती बिजली, शक्ति के साधन होनी चाहिए, तब आप उत्पादन कर पाएंगे। आगे है जल की उपलब्धता। हाँ, एक और बताता रहे शक्ति के उत्पादन के बारे में बता दें कि जैसे अपने बिहार की बात करें तो बिहार में ना बिहार सरकार बिजली को ना बहुत महंगा कर दिया। अब बड़े बड़े उद्योग वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि जब हम यहाँ उद्योग लगाएंगे तो हमें बिजली ज्यादा भरना पड़ेगा। अब चले जाइए उत्तराखंड सरकार ने बिजली को बहुत सस्ता कर दिया है। बिजली को सस्ता कर दिया तो बड़ी कंपनियां समझ रही कि वहां से जब लगाएंगे तो हमको क्या होगा, बिजली सस्ता में मिल जाएगी, कम दरों में मिलेगी, तो हमारा उत्पादन क्या होगा, सस्ता होगा। इसीलिए बिजली क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, तभी बड़ी कंपनियां टिक पाती है। आगे है जल की उपलब्धता, क्योंकि बहुत सारे उद्योग के लिए जल बहुत जरूरी है। अगर जल नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। जैसे अभी आपने देखा कि लोहा इस्पात उद्योग जो जमशेदपुर में है वह खरकई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, खरकई। बोकारो स्टील प्लांट जो है वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, क्योंकि उस उद्योग का जो डिस्चार्ज पानी है उसको नदी में बहाना हो, या उद्योग में पानी चाहिए तो वो भी कहां से आएगा, तो नदियों से आएगा। तो इसीलिए नदियां बगल में होनी चाहिए, यानी जल की उपलब्धता होनी चाहिए। बड़े बड़े उद्योग के लिए जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये सब आपने क्या पढ़ रहे थे अभी तक, भौतिक कारक। किसके लिए, तो उद्योग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में नंबर 1 था, पहला था कच्चा माल की उपलब्धता, दूसरा था अनुकूल जलवायु, तीसरा था शक्ति के साधन, और चौथा क्या था, जल की उपलब्धता। अब चलेंगे हम लोग मानवीय क्रिया देखें। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे मानवीय कारक कि उद्योग को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक कौन कौन से। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप पढ़ रहे थे भौतिक कारक, अब उद्योग को प्रभावित करने वाले कुछ मानवीय कारक हैं, और वो कौन कौन है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 है सस्ते श्रम, यानी सस्ते मजदूर। अगर आप जहां भी उद्योग लगा रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, बैठो, जहां भी आप काम कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, तो वहां मजदूर क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए।
अगर मजदूर सस्ता होगा तो आपका उत्पाद भी सस्ता होगा। तो इसलिए ध्यान रखा जाता है कि सस्ते मजदूर होनी चाहिए। दूसरा है पूंजी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उद्योग लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, और पूंजी जब नहीं रहेगा तो फिर आप उद्योग नहीं लगा सकते। इसके अलावे परिवहन के साधन, क्योंकि उद्योग में लाने ले जाने के लिए, बड़े बड़े चीजों को ले जाने के लिए उद्योग क्या होता है? परिवहन होता है, रास्ता होता है। और मान लीजिए वो व्यवस्था नहीं रहेगा तो आपका उत्पाद फिर वहां पर महंगा होगा। जैसे आप देखिए कोई चीनी उद्योग हो या कोई बड़े उद्योग हैं, तो वहां से ना डायरेक्ट उद्योग से ही रास्ता निकलती है। जैसे आप अपने समस्तीपुर में ही ले चलिए, चीनी उद्योग था, तो चीनी उद्योग में देखिएगा कि दिल्ली जाने के लिए, दरभंगा जाने के लिए अलग से रास्ते थे, लेकिन एक उसी रास्ते से निकल करके चीनी उद्योग के लिए अलग रास्ता बनाया गया जो डायरेक्ट चीनी उद्योग में चला जाता था, फिर वापस वहीं से आ जाता था पटरी। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा व्यवस्था लगाया गया था कि गन्ने से लदी हुई कोई अगर चीनी मतलब ट्रेन आती है या चीनी को यहाँ से ले जाना हो तो डायरेक्ट ट्रेन लग जाती थी उसके गोडाउन में, ट्रेन ही गोडाउन में घुस जाती थी और ट्रेन पर लोड हो जाता था, फिर वापस आ जाती थी ट्रेन। या उतारना होता था, गन्ना लदी हुई चली जाती थी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि मजदूरी कम लगता था, उसको उतारना, फिर ट्रक पर लोड करिए, फिर उद्योग तक ले जाइए। तो इससे क्या होता है कि सस्ता होता है, ठीक है। तो यातायात का उत्तम साधन होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, तो वो जो वहां पर जमशेदपुर में बनाई गई है, तो वहां से डायरेक्ट हावड़ा दिल्ली के लिए, हावड़ा के लिए और दिल्ली के लिए सीधा ट्रेन गुजरती है वहां से। यानी कि जमशेदपुर में जो भी उत्पादन बना, चाहे वो कलकत्ता भेजना हो या दिल्ली भेजना हो, तो डायरेक्ट वहां से ट्रेन निकलती है, उसी से होकर के जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि यातायात का अच्छा व्यवस्था अगर रहेगी तो आपका उत्पादन सस्ता होगा। आगे है बाजार। यानी आप कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, बाजार मतलब उद्योग लगा रहे हैं, तो उसके नजदीक में ना बाजार होनी चाहिए, तभी आपका सामान बिकेगा और सस्ता होगा। अगर मान लीजिए बाजार अगर दूर हो तो फिर आपका उत्पाद महंगा हो जाएगा, इसीलिए बाजार भी नजदीक में होनी चाहिए। और अगला है सरकार की नीति। सरकार की नीति होती है तभी उद्योग अच्छा से चलता है। सरकार का संरक्षण नीति ना हो तो समझिए उद्योग नहीं चलती है। जैसे हमारे बिहार में सरकार की अच्छी नीति नहीं है उद्योग के प्रति, जिसके कारण उद्योग स्थापित नहीं की जा रही है। जैसे बिजली को सस्ता मिलना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई प्रबंध व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां ना हमारे बिहार में आने से डरती है, सोचती है कि वहां जाएंगे तो वहां का फिरौती हमको देना पड़ेगा बहुत लंबा, परिणाम होगा बहुत सारे उद्योग नहीं लगाए जा रहे हैं। तो इन सारी नीतियों के कारण भी हमारे उद्योग प्रभावित होते हैं। चलते हैं आगे, चलते क्या कहता है सुनिएगा। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि उद्योग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक और मानवीय कारक। अब चलते हैं हम लोग उद्योग का वर्गीकरण देखते हैं कि उद्योग को किस आधार से हम लोग बांटते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, उसको वर्गीकरण करते हैं। तो हमारे आसपास जितने उद्योग हैं ना, उनको कई भागों में बांटा गया। अब कैसे कैसे बांटा गया, तो चलिए पहला है हमारी आकार के आधार पर, छोटा बड़ा, माने कोई कम मजदूर में काम हो रहा है तो छोटे उद्योग हो गए, घरेलू आदमी से काम चल रहा है तो कुटीर उद्योग हो गए, और जब बहुत सारा पूंजी हो, बहुत सारे मजदूर हो, तो उसको कहते हैं हम लोग बड़े उद्योग। इसी तरह से उत्पाद के आधार पर कि हम उत्पाद क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से बांटा गया है। फिर कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। बस इतना अगर पढ़ लेंगे सबके बारे में तो हमारा चैप्टर खत्म। क्लियर? तो चलते हैं, पहला हम लोग देखेंगे आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। देखिए कोई उद्योग किस आधार का है, यानी उसमें कितनी पूंजी लगी हुई है, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, ये सारे बातों को अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से उसको कहते हैं हम लोग आकार के आधार पर। और आकार के आधार पर अगर उद्योग को बांटिएगा तो वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला है कुटीर उद्योग, ठीक है। आकार के आधार पर उद्योग को कितने भागों में? 3। तो आकार क्या मतलब क्या? पूंजी और कितने मजदूर काम कर रहे हैं वो। ये 2 बातों पर अगर ध्यान देते हैं तो उसके हिसाब से अगर बांटा जाए तो कितने प्रकार के उद्योग हो गए? 3 प्रकार के। पहला हमारा है कुटीर उद्योग, माने वैसे उद्योग जो घरेलू सदस्य द्वारा, घर के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा बहुत कम पूंजी में और घर में ही चलाई जाती है, तो ऐसे उद्योग को कहते हैं हम लोग कुटीर उद्योग। जैसे मान लीजिए आप पापड़ उद्योग खोले, चलिए कोई बात नहीं, पापड़ उद्योग के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आपको 1, 2 आदमी, 3 आदमी की जरूरत होगी, तो उतना तो घर में मिल ही जाते हैं। अब एक आदमी क्या करते हैं, उसका बेसन तैयार करते हैं, फिर उसको पापड़ बनाते हैं, सुखाते हैं, और एक आदमी जो पुरुष है वो मार्केटिंग करता है, पैकिंग करके 2 आदमी 3 आदमी मिल करके घर में रखा, एक आदमी झोले में लिया, अपना दुकानें बेच रहा है। ये क्या है? पापड़ उद्योग चल रहा है उसके यहाँ। या अदौरी उद्योग हो गया,
चटनी उद्योग हो गया, माने छोटे फोफी उद्योग हो गया, ये सब क्या है, छोटे छोटे उद्योग है ना, जिसमें घर के सदस्य से ही काम चलता है, बाहर के मजदूर को रखने की जरूरत हमें नहीं है। अगर जरूरत पड़ गया मान लीजिए तो एक आध को हम रख लेते हैं, तो उसकी कोई मतलब नहीं रखता है, या अपनी सुविधा के लिए हम रख लेते हैं कि ये मजदूर रहेगा तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हमारे घर के सदस्य के लोगों को थोड़ा सा आराम हो जाएगा, नहीं तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। चलिए, तो ऐसे उद्योग को कहते हैं हम लोग कुटीर उद्योग, जिसमें घर के सदस्य ही काम करते हैं और पूंजी भी बहुत कम की जरूरत होती है। अब देखिए, इसका कच्चा माल भी याद रखेंगे, इस उद्योग में बड़े आधुनिक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आप ये उद्योग चलाते हैं तो आपको कोई आधुनिक यंत्र की जरूरत नहीं है, हाथे से सामान बनाना है फिर बेचना है, बड़े मशीन की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा इसका कच्चा माल और बाजार भी स्थानीय होता है, कच्चा माल भी आप यहीं से खरीदेंगे और इसको तैयार करेंगे यहीं, फिर यहीं पर बेचेंगे। जैसे पापड़ उद्योग, बस दाल दलिया तो आपके आसपास के बाजारों में मिल ही जाता है, वहीं से खरीदिए, फिर उसका पापड़ तैयार कीजिए और फिर यहीं की दुकानों में बेच लीजिए, हो गया बात खत्म। इसी तरह से मान लीजिए फोफी उद्योग है, मार्केट में मिल ही रहा है आपके आसपास में, वहीं से तैयार कीजिए और फिर उसी को क्या करके भून करके पैकेट बंद करके फिर दुकानों में बेच लीजिए। तो कच्चा माल भी यहीं, बाजार भी यहीं, आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें अधिक पूंजी भी नहीं लगती है, परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित नहीं करता है, मैंने इसको कहीं दूर भेजना नहीं ना है, साइकिल पर लोड कीजिए, मोटरसाइकिल पर लोड कीजिए, दुकाने दुकाने दे दीजिए, तो क्या लगेगा भाई, कोई ज्यादा थोड़ी लगता है इसमें। तो इसमें ना पूंजी ज्यादा लगता है और न ही ज्यादा परिवहन की जरूरत होती है, इसको कुछ प्रभावित नहीं करता है। तो ऐसे उद्योग को कहेंगे हम लोग कुटीर उद्योग। आशा करते हैं आपको कुटीर उद्योग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कुटीर उद्योग क्या है। चलते हैं आगे, हमारा है लघु उद्योग। अगला क्या हमारा भाई, लघु उद्योग। अब आपसे कोई पूछे कि लघु उद्योग क्या है, तो लघु माने होता है छोटा, लघु माने छोटा। जब वैसे उद्योग जो कम पूंजी में चलाया जाता है, पूंजी रहती है लेकिन कम में, उसमें 10, 20, 50 लोगों मजदूर की जरूरत होती है और उसको घर से हम लोग बाहर करके चलाते हैं, घर में नहीं चला करके उसको बाहर लगाते हैं फॉर्म में लगा करके, और एक दो छोटे छोटे यंत्र लगा लेते हैं, तो ऐसे उद्योग को कहते हैं हम लोग लघु उद्योग कहेंगे। ठीक है, माने पूंजी भी रहता है, पूंजी भी निवेश रहता है, ऐसा नहीं कि रहता कम, बिल्कुल नहीं, पूंजी रहता है उसमें, एक मोटी रकम उसमें भी लगती है। इसके अलावा मजदूर भी रहते हैं, 50, 25, 100 मजदूर के अंदर में रहता है। इसके अलावा इसको हम लोग एक फॉर्म में चलाते हैं, बाहर घर के मैंने चला करके घर से बाहर चलाते हैं, तो ऐसे उद्योग को कहेंगे हम लोग लघु उद्योग। जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा, ऐसे तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फाइल कंपनी सुनते होंगे कपड़ा का, रिबॉक सुनते होंगे नहीं, या स्पार्की सुनते होंगे, कपड़ा की कंपनियां, वो क्या करती है, कपड़ा खुद बनाती है? नहीं, कपड़ा नहीं बनाती है, मार्केट से कपड़ा खरीदती है और अपने यहाँ छोटे छोटे मशीन लगाए हुए हैं, 50-25 कारीगर रखे हुए हैं। वो क्या करते हैं, सारे कारीगर का काम है कपड़ा काटना, काटने के बाद उसको सिलाई करनी और सिलाई के हिसाब से उसको पैसा देते हैं और फिर उसको फिनिशिंग करके सबको चेक चाक करके पन्नी में पैक करके अपनी लेवल लगा करके मार्केट में भेज देते हैं। ये क्या है, आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंपनी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, लघु उद्योग कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लघु उद्योग। जैसे मच्छरदानी का कपड़ा है, तो हम बता रहे थे आपको कि उद्योग के लिए जो आप कच्चा माल लेते हैं वो या तो स्थानीय में भी मिल जाता है, कभी कभी बाहर से भी मंगवाना पड़ता है। जो कच्चा माल है ना, तो वो आप मतलब जैसे मच्छरदानी का तैयार कर रहे हैं तो वो तो आपके स्थानीय में नहीं मिलेगा, तब तो आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा कपड़ा, फिर आप यहाँ पर अपना मजदूर रख करके बनवा रहे हैं। जैसे कपड़ा उद्योग ही चला रहे हैं, जैसे अभी अभी बता रहे थे हम लोग स्पार्की का, अगर आप अपना कंपनी बना रहे हैं, जैसे हमारा मन होगा कि आरके प्रोडक्शन बना रहे हैं कंपनी, तो क्या कच्चा माल हमारे पास में रहेगा? नहीं, वो हम कहीं और से मंगवा लेते हैं और उसको तैयार करके अपना लेवल लगा करके भेज देते हैं। 2, 4, 5 मजदूर, 10 मजदूर हमारा लग रहा है, चल रहा है। तो ये क्या है हमारा, क्या हमारा लघु उद्योग है। क्या हमारा लघु उद्योग है। ठीक है, चलिए इसमें बाहर से भी चलाए जाते हैं, स्थानीय लोग मिल जाते हैं। चलिए, इसको पूंजी और परिवहन दोनों प्रभावित करते हैं। इसके लिए पूंजी भी चाहिए और परिवहन भी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर यातायात व्यवस्था अगर सस्ता नहीं होगा तो हमारी उत्पाद क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम पटना से कोई चीज को मंगवा रहे हैं अपने जिला तक, तो फिर वहां से भाड़ा लाने में ना पर पेटी 300 रुपया लग जाता है। अब बताइए 300-400 रुपया अगर लग जाए तो फिर महंगा हो जाता है एक पेटी का कीमत। अगर वही हमारा 50 रुपया 100 रुपया में आ जाए तो सस्ता पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा प्रभावित करती है। इसीलिए कौन, तो आपको लघु उद्योग के लिए परिवहन और पूंजी ये दोनों प्रभावित करती है।
अगर मान लीजिए क्वांटिटी में अगर ज्यादा आपके पास पूंजी है तो चलिए एक बार ही एक गाड़ी पर लोड कर लेते हैं, ले आएंगे तो आपको 100 रुपये पेटी में आ जाएगी। एक खुदरा खुदरी लाइएगा बस से उठा करके, ट्रेन से उठा करके, तो फिर महंगा पड़ेगा। तो पूंजी भी प्रभावित करती है और परिवहन भी। इसके अलावा आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाता है और कम संख्या में मशीन लगाया जाता है। मैंने आधुनिक मशीन होता है लेकिन कम संख्या में, बहुत कम, जैसे 1-2 मशीनें बस हो गया। तो ये मशीन लगा करके हम लोग 10-20 मजदूर लगा देते हैं और काम चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लघु उद्योग। तो आशा करते हैं लघु उद्योग का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया। चलते हैं आगे। हमारा है बड़े उद्योग। लघु उद्योग कहिए, दीर्घ उद्योग कहिए या बड़े उद्योग कहिए। माने वैसे उद्योग जब अधिक पूंजी में से चलाया जाता है, जब बहुत पूंजी लगता है, बड़ी आकार में, बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला होता है, बहुत सारे मजदूर एक साथ काम करते हैं, तो ऐसे उद्योग को कहेंगे हम लोग बड़े उद्योग या दीर्घ उद्योग कहेंगे। ठीक है। जैसे इसके लिए पूंजी भी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें बड़े उद्योग लगाना है, जैसे कपड़ा उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो, तो उसके लिए पूंजी अरबों खरबों की जरूरत होती है। ऐसे छोटे रकम 10-5 लाख में आप नहीं सोच सकते हैं। अब हमारा भी मन था कि वो चीनी उद्योग समस्तीपुर में लगा देते हैं, लेकिन फिर पूंजी की बात किया ना हमने, तो पता चला कि उसमें ना तकरीबन 1.5 अरब रुपया लगता है। भाई देखिए, अब ऐसी स्थिति में कैसे हम कर पाएंगे? नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़े उद्योग के लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। तो आप बात सुन रहे थे कि कोई भी बड़े उद्योग लगाना हो ना, तब बड़े पूंजी की जरूरत होती है, और पूंजी नहीं रहेगा तो उद्योग चलेगा ही नहीं। चलिए, इसके अलावा उसमें कुशल कारीगर की जरूरत होती है। होता क्या है कि आप मान लीजिए घरेलू उद्योग लगा रहे हैं तो उसमें ज्यादा कारीगर की जरूरत है, कुशल कारीगर की जरूरत नहीं है। हाथ से उत्पादन करना है, छोटे मशीन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बड़े उद्योग लगाइएगा ना, तो बिल्कुल उसमें तकनीक की जरूरत होती है, कुशल कारीगर की जरूरत होती है। तो बड़े उद्योग के लिए कुशल कारीगर, अधिक पूंजी, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा बाजार, यातायात पूंजी, सब कुछ प्रभावित करता है। अगर आप लोगों को ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेगी, हो सकता है कि आपका उद्योग अच्छा से नहीं चलेगा। तो उद्योग को चलने के लिए क्या चाहिए? अधिक से अधिक पूंजी चाहिए, अधिक से अधिक बाजार चाहिए, अधिक से अधिक यातायात की व्यवस्था होना चाहिए, सरकार की संरक्षण की नीति भी होनी चाहिए, तब जाकर के बड़े उद्योग चलते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। कौन? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और दीर्घ उद्योग, यानी बड़े उद्योग क्या है। क्लियर? तो कल हम लोग पढ़ेंगे बाकी जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है? तो हाँ, चलते हैं। अगर हमारी वीडियो अगर आपने देखा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती, अगर आपको लगता है कि हमने आपको अच्छी तरह से समझा सका, तो इसके लिए थोड़ा सा आपका बनता है, क्या करेंगे? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने इष्ट मित्रों को 5 लोगों को शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।